नदीम मलिक साहब, सीनियर एंकर पर्सन, सहाफ़ी और तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फरमाइएगा कि दोनों फ़रीक़ैन जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं आपस में, वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान की सालिसी में ये अब मुज़ाकरात शुरू होंगे। कितने होपफुल हैं नदीम साहब आप कि अमन को मौका मिलेगा और ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा? पाकिस्तान ने इस सारे मामले में सालिसी के साथ साथ जो सहूलतकारी है, बुनियादी काम वो किया। हमने फैसिलिटेट किया है इन दोनों लोगों को कि किसी ऐसे नुक्ते पर पहुंच जाए जहां इत्तेफाक राय हो जाए, जंग बंदी हो जाए और मामला को आगे चलाने में मदद मिल जाए। तो ये जो दोनों वफूद पाकिस्तान आए हैं, ये पाकिस्तान की उन कोशिशों का नतीजा है जिसमें इन दोनों को कायल किया गया कि अमन को अगर मौका देना है तो यही तरीकाकार है कि आप जंग रोकें और कुछ एक्सेप्टेबल जो रिजनेबल आपके डिमांड्स हैं वो लेकर बैठ जाए मेज के ऊपर, एक दूसरे की सुने, कुछ गुंजाइश पैदा करें और चीज को आगे बढ़ाएं। ये पूरा प्रोसेस तो कंप्लीट होते हुए बहुत लंबा अरसा लगेगा। इब्तदाई तौर पर तो जो दो चार मोटे मोटे नुकात हैं ईरान के और दो चार मोटे मोटे नुकात हैं अमेरिका के, वो लेके अगर इत्तेफाक राय कर लें तो डिटेल डिस्कशन जैसे न्यूक्लियर के ऊपर अगर करनी होंगी तो वो तो आईए आएगी और बड़ा लंबा एक प्रोसेस होता है, टेक्निकल नेगोशिएशन होती हैं, वो जल्दी किए पूरा नहीं होता, लेकिन प्रिंसिपल तय हो जाने चाहिए। तो ये जो दोनों वफूद पाकिस्तान आए हैं, जेडी वैंस आए हैं या उधर से कालीबाफ आए हैं, साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, तो ये बातें मानकर आए हैं पाकिस्तान ने जो इनको समझाई हैं। तो पाकिस्तान की एक सक्सेस ये है कि पाकिस्तान ने एक बहुत ऑनेस्ट निगोशिएटर के तौर पर इनके सामने हकायक रखे, ग्राउंड रियलिटीज का दोनों को समझाया है कि ये सूरत हाल है। एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने की पोजीशन में नहीं है। ना अमेरिका ईरान को खा सकता है, ना ईरान इस पोजीशन में है कि अमेरिका को तबाह बर्बाद कर दे। तो एक रीजनेबल अरेंजमेंट के ऊपर इनको आना चाहिए, बजाय इसके कि लड़ते लड़ते एक दूसरे का मजीद नुकसान करते रहे। इलाके के पूरे ममालिक जो है उनका भी नुकसान हो रहा है। तो अब ज्यादा जो कभी इम्कान ये है कि अमरीकी सदर जो पहले तो नेतन्याहू के कहे के ऊपर बहुत ऊंची हवा में थे कि हमने 3-4 रोज के अंदर पूरे ईरान को मलियामेट कर देना, अब उन्होंने जेडी वैंस जो उनकी निस्बत कहा जाता है कि ज्यादा बैलेंस सोच के हामिल है, ट्रंप साहब तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, तो जेडी वैंस जो है उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ईरान के जो हकायक के ऊपर मबनी बातें होंगी उनको सामने रखते हुए किसी मुआहदे की तरफ चलाने की इस पूरे प्रोसेस को कोशिश। जो जो स्टीव विटकॉफ और जॉर्ज कुशनर हैं उनके ऊपर ईरानियों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये इसलिए जो लेवल ऑफ टॉक्स है ये बहुत एलिवेट हो गया कि नायब अमरीकी सदर उनको इस मौके के ऊपर अमेरिका से पाकिस्तान भेजा गया, क्योंकि ईरान स्टीव विटकॉफ से भी कंफर्टेबल नहीं था और जॉर्ज कुशनर से भी कंफर्टेबल नहीं था। तो मेरे ख्याल में कुशनर के मुतल्लिक़ तो उनकी राय यह है कि वो नेतन्याहू के नुमाइंदे हैं बातचीत के अंदर। तो इस तरीके से अगर जेडी वैंस साथ बैठते हैं तो काफी इम्कान मौजूद है कि दोनों अतराफ में गुंजाइश होगी और बातचीत आगे बढ़ सकेगी। जी अच्छा नदीम साहब, वही ये भी मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि इब्तदाई बातचीत आज होगी, इब्तदाई खाका आज बातचीत का होगा? चूँकि अभी तक जैसे सुमेरा खान भी हमें कह रही थी कि अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस अभी अमेरिकन सफारत खाने गए हैं, वहाँ पर वो अपनी टीम से भी मुशावरत करेंगे, सफारत खाने के लोगों से भी मुशावरत करेंगे और उसके बाद फिर मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा। तो क्या आप समझते हैं कि इसमें चूँकि बहुत ही इब्तदाई मरहला है अभी मुज़ाकरात का, तो हमें अच्छी खबर सुनने के लिए थोड़ा सा टाइम दरकार होगा, या आप समझते हैं कि बैक डोर पर चीज़ें तय हो गई हैं और बस उसका ऐलान होना भी बाकी है? देखिए कि कुछ नुकात के ऊपर तो अमरीकी सदर को जहाज के अंदर भी वो चीजें कन्वे होती रही होंगी जब तक वो यहाँ पहुंचे। एग्जैक्टली। अमरीकी सफारत खाना उनके दुनिया के जो बड़े सफारत खाने हैं ना उनमें से एक है, जो इस्लामाबाद में बहुत बड़ी फैसिलिटी है। इतनी बड़ी फैसिलिटी मेरा नहीं ख्याल है कि किसी और मुल्क के पास इस्लामाबाद में दस्तयाब है जितनी बड़ी हमने अमेरिका को दे रखी है। सिर्फ स्पेस के हवाले से नहीं, उनके जो अफराद यहाँ मौजूद है और उनके जो सिक्योरिटी का भी अमला है, यहाँ मरीन वगैरह भी प्रेजेंस है, वो भी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड है। तो मेरे ख्याल में अमरीकी सदर वहाँ जाएंगे, ताज़ा बाज़ा होंगे, चेंज करेंगे, कुछ ब्रीफिंग अगर लेनी होगी, अपडेट लेना होगा ले लेंगे, लेकिन फिर बातचीत से ये तवक्को तो नहीं रखनी चाहिए कि बटन दबाते ही सारा कुछ हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम। लेकिन 2-3 बुनियादी नुकते हैं जो मेरे ख्याल में ईरान और अमेरिका के लिए बड़े क्लियर होने चाहिए, बाकी फिर तफसीलात हैं। ईरान का अगर पहले सामने रखें कि ईरान को क्या चाहिए, ईरान चाहता है कि अमेरिका दोबारा 6 महीने के बाद उसके ऊपर हमलावर ना हो जाए, उसकी गारंटी चाहता है, बड़ा क्लियर कट एश्योरेंस चाहता है, ये उसका एक नुकता है। दूसरा जो उसके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस है उसकी वो रिमूवल चाहता है, ये उसका दूसरा नुकता है। दोनों जायज मुतालबात हैं, अमेरिका को इसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिका की तरफ आ जाए तो अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वाले मामले के ऊपर हथियार बनाने की सलाहियत ना हो, ईरान इसके ऊपर कंप्रोमाइज करेगा। 99% तो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि ईरान इसके ऊपर कंप्रोमाइज करेगा, तो इसके अमेरिका को एक फेस सेविंग मिल जाएगी। वो बताएगा कि मुझे जंग की बजाय वो बातचीत के अमल से मैंने वो सारा कुछ हासिल कर लिया, तो उसको एक रास्ता मिल जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मोज एक थॉर्नी इशू है,
ईरान ने पहली दफा उसको बंद करके अब ये साबित कर दिया, और उसको पता भी चल गया कि इसकी कितनी अहमियत है, कि अगर वो इसको बंद करता है तो पूरे यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया की इकॉनमी एट स्टेक आ जाती है। अमेरिका उसके ऊपर जॉइंट कंट्रोल की बात करता है, या बिल्कुल इंटरनेशनल वाटरवेज की तरह फ्री रास्ता चाहता है। ईरान अब ये चाहता है कि उसको रेगुलेट करे। यहाँ पर ईरान को गुंजाइश पैदा करनी पड़ेगी, रास्ता देना पड़ेगा, ताकि दुनिया की इकॉनमी, जैसे ईरान को इकॉनमी चलाने का हक हासिल है, इस तरह दुनिया की इकॉनमी भी चलती रहे। तो ये दो चार तो बहुत ही बुनियादी नुकते हैं, लेकिन एक नुकता जिसके ऊपर मुझे शक है कि ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ईरान और अमेरिका को, वो होगा जो हिजबुल्लाह का मामला है, जो हमास का मामला है, जो नेबरिंग कंट्रीज जो ईरान के एलाइज हैं। और इस वक्त इसराइल ने जितनी वहाँ खून रेजी की है वो है तो काबिल मजम्मत बात है, लेकिन अब अमेरिका को ही इसराइल के ऊपर दबाव डाल के उसे पीछे हटाना पड़ेगा। वो लेबनान के एक हिस्से के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो दरियाए लितानी तक का इलाका है, उसके ऊपर उसकी फौजें पहुंची हुई हैं। इसी तरीके से सीरिया का एक इलाका है जिसको वो हड़प करके बैठा हुआ है। तो वो जो ग्रेटर इसराइल वाले उसके अज़ाइम है, उसको रोकने के लिए अमेरिका को अपना रसूख इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी। अच्छा मलिक साहब, ये भी ज़रा इस चीज़ के ऊपर भी रोशनी डालिएगा कि एक तो जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि यूरेनियम की अफजूदगी का अमल रोकने पर जोर देगा अमरीका, इसके साथ साथ आबनाए हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा भी सामने आएगा, लेकिन क्या इसराइल को बराह रास्त ख़तरा है ईरानी मीज़ाइल से? तो क्या अमेरिका ईरान की मिज़ाइल डेवलपमेंट और वसी दिफाई सलाहियतों को महदूद करने का कह सकता है, यानी मिज़ाइल प्रोग्राम के ऊपर भी उंगली उठा सकता है अमेरिका? देखिए, पता नहीं ये आपस में बातचीत में क्या करेंगे। वैसे अगर ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम छोड़ना हो ना, तो उससे बेहतर, मैं बड़ा एक वो क्रूड से फॉर्म में कहता होता हूँ कि इससे बेहतर है कि ईरान लड़के मर जाए बजाय मिसाइल प्रोग्राम छोड़ने की। अगर इसराइल को ईरानी मिसाइलों से खतरा है तो ईरान को भी तो इसराइली मिसाइलों से खतरा है। ईरान के पास तो फिजाइया भी कोई नहीं है, उनके पास तो जहाज भी बहुत हैं इसराइल के पास, और अमेरिका भी पहुंच जाता है उसके साथ मदद करने के लिए। तो जो ईरान को अपने दिफा के लिए चीजें चाहिए वो तो उसका हक है। न्यूक्लियर एक कंट्रोवर्शियल थॉर्नी इशू है जिसके ऊपर वो सिविल न्यूक्लियर यूज के ऊपर एक अरेंजमेंट तय कर लें आईएईए के सेफगार्ड के तहत, और बाकी हथियार वो छोड़ दें। इसराइल के पास न्यूक्लियर हथियार भी मौजूद है, और सारे उसको नेबरिंग कंट्रीज को वो डराता इसीलिए है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार है। तो ये एक बकाए बाहमी होती है। बकाए बाहमी के तहत जो चीजें ईरान को दरकार हैं वो ईरान को देनी चाहिए, जिन चीजों से इसराइल को रोकना है उसको रोकना चाहिए, और अमेरिका को भी फेस सेविंग चाहिए, रास्ता चाहिए, वो भी उसको मिलना चाहिए, ताकि एक दुनिया मुनासिब तरीके से आगे बढ़ जाए। अगर तो ये इत्तेफाक राय पैदा कर लेंगे तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। नहीं पैदा करेंगे, लड़के कुछ करने की कोशिश करेंगे तो दोनों हारेंगे, दोनों इसमें से पाएंगे कुछ नहीं। जी। अच्छा मलिक साहब, ये भी फरमाइएगा कि पाकिस्तान के किरदार की बात करते हैं कि इन मुज़ाकरात से पाकिस्तान ने क्या कुछ अचीव कर सकता है, यानी पाकिस्तान दुनिया की नज़रों में नुमाया भी हुआ है। इस सारी एक्सरसाइज के पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं, और इसके साथ साथ कि आप समझते हैं कि इस एक इवेंट ने ख़ास तौर पर जहाँ पर दोनों फ़रीक़ैन आ रहे हैं और पाकिस्तान आम के लिए किरदार अदा कर रहा है, तो ग्लोबल डिप्लोमेसी की फ्रंट सीट पर ला खड़ा किया है पाकिस्तान को? तो पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला ने दो बड़े ख़ास मौके के ऊपर अभी रिसेंट अगर आप पास देखें ना, तो कोई ख़ास करम अल्लाह ताला का पाकिस्तान के ऊपर आया। पहले तो मार्का हक के दौरान वो एक ऐसी फतह थी जो काफ़ी हद तक पूरी दुनिया के लिए नाकाबिले यकीन थी। पूरे हमारे जो दोस्त मुल्क हैं अरब दुनिया के, वो पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया की तरफ उनका झुकाव बहुत ज्यादा हो चुका था, क्योंकि उन सबका ख्याल ये था कि कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर इंडिया हमसे इतना चला गया आगे, उनकी इकॉनमी इतनी ग्रो कर रही है कि हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते। लेकिन वो अल्लाह ताला ने एक ऐसा मुआवजा किया कि उनके जहाज इस तरीके से गिरे कि इधर से बटन दबाते थे